Good morning, students. How are you all? Hope you all enjoying your holiday and doing your work also very well. So let's continue with our remaining topic of the chapter, that is the rearing of the silkworm from our SCC, that is the sericulture. So we have completed this chapter up to disinfectant and different disinfectants used in the sericulture. So our next topic is the rearing technology, the different rearing technology which are used for the rearing of the silkworm. So what is actually technology mean, कि क्या होता है टेक्नोलॉजी में, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेयरिंग का क्या मतलब होता है. रेयरिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि हम जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं. सिल्क वॉर्म बेसिकली क्या है, कैटरपिलर विच वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क. ठीक है, तो रॉ सिल्क की प्रोडक्शन के लिए जो हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं उसी को हम जो है वो सेरिकल्चर कहते हैं, और उसी की ही हम टेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करते हैं. जैसे कि हमने पीछे भी यूनिट्स में अपने पढ़ा है दैट द सिल्क मॉथ दैट लेज अबाउट 500 to 600 एग्स एंड देन इट डाइज. ठीक है, हमने लाइफ साइकिल जो है वो अच्छे से पढ़ लिया हुआ है सिल्क वॉर्म का, कि किस तरह से लाइफ साइकिल होता है. So if we talk about the multi-volatile moths, जो multi-volatile moths है, they have an incubation period of about 7 to 16 days, whereas in case of the univolatile जो हमारे moths हैं वहां पर जो incubation period है that is the 30 to 45 days, right? So you all know what are instar. हमने instar भी पहले पढ़ लिया है. Instar are what? Instar are the डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द लार्वा बिटवीन द टू मोल्ड्स. आपको पता है कि जो हमारा सिल्क मॉथ है दैट अंडरगो 4 मोल्ड्स, उसमें 4 मोल्ड्स होंगे और उसमें बाकी जो है बीच में क्या बनेंगे हमारे इंस्टार्स. इंस्टार जो है वो 5 बनेंगे और मोल्ड्स हमारे 4 बनेंगे. तो इन 4 मोल्ड्स के बीच में जो भी डेवलपमेंट स्टेजेस होती है उन्हें हम इंस्टार कहते हैं. सो वी हैव द 5 instar. नाउ there are different mechanism for rearing of these instar. The rearing of the first and the second instar is called as the early or the chalky worm rearing. So sometimes the question in one word is also asked that what is chalky rearing. So chalky rearing is the rearing of the worms up to the second instar stage, and after the second, that is the third, fourth instar stage rearing is called as the late age worm rearing. Now first talking about the early or the chalky rearing. अर्ली और चौकी rearing जो है बेटा ये बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड इंस्टार होते हैं दे आर हाईली प्रोन टू द इन्फेक्शन. छोटे छोटे से वर्म्स हैं और उनमें बहुत इजिली जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत ध्यान से जो है इनकी रेयरिंग करनी पड़ती है. तो इसमें डिफरेंट रेयरिंग के जो है वो आपको मैकेनिज्म दिए हुए हैं कि किस तरह से हम करेंगे. तो जब हम रेयरिंग करते हैं बेटा तो हमें बहुत ही ध्यान से टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी, हाइजीन का और अच्छे लीव्स, साथ ही में अच्छी फैसिलिटीज का जो है यूज करना पड़ता है. हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की वेंटिलेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है सिल्क वॉर्म को, क्योंकि वेंटिलेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रॉपर ह्यूमिडिटी शुड ऑल्सो बी देयर. नाउ इन केस ऑफ दिस चॉकी rearing we use the rearing trays in most of the cases which have the dimension of 120 by 90 into 105 centimeters. If we talk about the leaves, very soft and tender succulent leaves are used for the rearing of the chalky worms, because the soft leaves or the tender leaves जो आपके plants होते हैं उसके ऊपर के soft और tender leaves जो होते हैं उनमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है. इट हैव अबाउट 25% ऑफ प्रोटीन्स, 14% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दी 80% ऑफ मॉइस्चर. तो इस तरह के जो हमें लीव्स हैं वो यूज करने होते हैं फॉर द चॉकी रेयरिंग. अगर आप जो है वो मैच्योर लीव्स यूज कर लेंगे तो वो मैच्योर लीव्स जो है चॉकिंग रेयरिंग के लिए जो है वो ठीक नहीं होते हैं, राइट. सो वी यूज द सॉफ्ट टेंडर लीव्स एंड ऑल्सो चॉप देम. हम उसे चॉप भी करेंगे. एज इट इज लीव्स को जो है वो वर्म्स के लिए हम यूज नहीं करते हैं, उसकी चॉपिंग करेंगे और उसको छोटे साइज में हम कन्वर्ट कर देते हैं अबाउट दी 0.5 to 1 square सेंटीमीटर. अगर आपने इन लीव्स को इमीडिएटली यूज नहीं करना है, बाद में यूज करना है, तो हम इनको जो है वो कवर करके रखेंगे गनी क्लोथ से. आपको पता है हमारा गनी क्लोथ क्या होता है, जो हमारी बोरी होती है
जूट की बनी हुई, थिक जूट से बनी हुई, उसे हम गनी क्लोथ बोलते हैं। तो उसी तरह की गनी क्लोथ्स या आपके पास और उस तरह का मटेरियल हो तो उससे हमने जो है वो कवर करके रखना लीव्स को। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लीव्स का जो मॉइस्चर है वो कम ना हो जाए। तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द चॉकी रेयरिंग? अगर आप प्रॉपर चॉकी रेयरिंग करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा? यू विल हैव अ वेरी हेल्दी एंड रोबस्ट larvae, and you will also have the uniform silk larvae, and their cocoon will be also uniform. If the chalky rearing is done properly, then it will reduce the chances of the spread of the disease. ठीक है, डिजीज होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे। एंड प्रॉपर अगर इंक्यूबेशन हुई होगी, देन यू विल have a very good hatched larvae, and your crop automatically is increased. We have to take care of cleaning also. There should be proper cleaning of the chalky worms. So first is to remove the excreta and the leftover. जो worms हैं जो अपने food को जब लेंगे, so they will also excrete the waste material, and the leftover leaves, जो leaves बचे होते हैं उनको भी हमें जो है वो साथ के साथ remove करना पड़ता है। So the first stage cleaning should be done जस्ट अ डे बिफोर द वर्म सेटल फॉर द मोल्टिंग। जब आपके वर्म्स पहली बार मोल्टिंग कर लगेंगे तो उससे पहले आपको जो है वो क्लीनिंग करनी होती है। हम क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं? हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रे पड़ी है, उस ट्रे में आपने वर्म्स को रखा हुआ है, वर्म्स जो है वो फीड कर रहे हैं। अब आपने इसको हटाना है तो क्या करते हैं? इस ट्रे के ऊपर आप एक मैश बिछा देते हैं, एक मैश बिछा देंगे। उस मैश की जो डायमेंशंस है दैट शुड बी 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस मैश के ऊपर आप जो है वो हेल्दी लीव्स जो है वो रख देते हैं। तो जो वर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? नीचे वाले रेयरिंग बेड से उठकर ऊपर आ जाएंगे, मैश के होल से निकल के जो है वो ऊपर आ जाएंगे फ्रेश लीव्स को खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका जो ऊपर का मैश है वो पूरा वर्म से भर जाएगा, और नीचे जो आपकी रेयरिंग ट्रे है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो जो आपकी रेयरिंग ट्रे है जिसमें कि पुराने लेफ्ट ओवर लीव्स पड़े हैं या एक्सक्रीटा पड़ा है, उसको आप रिमूव कर देते हैं, और मैश को जो है आप रेयरिंग बेड के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द केयर एट द टाइम ऑफ मोल्टिंग। तो बेटा जब मोल्टिंग हो रही होती है उस समय पे बिल्कुल भी हमें वर्म्स को जो है डिस्टर्ब नहीं करना होता है। अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर उसकी मोल्टिंग प्रॉपर नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ मोल्टिंग द इंसेक्ट दैट स्टॉप फीडिंग। नाउ द डिसइंफेक्टेंट एंड द हाइजीन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स और हाइजीन्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रॉपर जो है रेयरिंग हो सके, ग्रोथ वर्म्स की हो सके, और कोई भी डिजीज जो है वो इजिली उन्हें ना लग सकते। सो यू शुड यूज 2% ब्लीचिंग पाउडर। हम 2% ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे इन द साफ्ट लाइन। सैनिटेक यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है डिसइंफेक्टेंट्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड द वर्कर्स विच आर वर्किंग इन द रेयरिंग हाउस, दे शुड ऑल्सो हैव their hands and feet properly disinfected with the disinfectant solution when we move towards the worms। ठीक है, ऐसे ही आप जो भी रेयरिंग अपरेटस यूज करते हैं उनकी भी प्रॉपर डिसइंफेक्शन जो है वो हमें करनी होती है। ठीक है, अब जैसे हम पहले भी नाम पढ़ चुके हैं, अंकुश, विजेता, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ द केयर ऑफ द एग्स। अब एग्स की केयर कैसे करेंगे? जब हमने एग्स हमारे वर्म्स के तैयार हो चुके हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है, अगर आपने ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपने ट्रांसपोर्ट जो है वो ड्यूरिंग कूल आवर्स करनी है, एंड दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू द डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज द डायरेक्ट सनलाइट दे मे हार्म द सिल्क वर्म्स, राइट। एंड एग्स जो है बेटा वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें हमें अगर उनकी हैंडलिंग करनी है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल्स या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो उनके कॉन्टेक्ट में ना आ सके, एंड इट शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड द फिजिकल इंजरी। जब एग्स को आप प्रॉपर इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपके छोटे छोटे जो फर्स्ट इंस्टार है वो उसमें से जो है वो बाहर आ जाएंगे। और कई बार ये इंक्यूबेशन करने के लिए हम जो है वो इंक्यूबेशन चैम्बर्स भी यूज करते हैं। उस इंक्यूबेशन चैम्बर को अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो है वो हेल्दी वर्म्स प्रॉपरली जो है वो हैच आउट हो जाएंगे। जब आपके ये वर्म्स हैच आउट हो जाएंगे तो आपने उनको शिफ्ट करना है रेयरिंग ट्रेज में। तो शिफ्ट करने के लिए आपको उनकी क्या करना पड़ेगा, उनको
रिमूव वहां से हटा के, चैम्बर से हटा के ट्रेज के ऊपर लगाने रखने के लिए आपको ब्रशिंग करनी पड़ती है। अब आप हाथ से नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि जबकि वर्म्स न्यूली जो आपके हैश्ड लार्वे हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर आप उसको हाथ से उठाएंगे तो आपके हाथ से कहीं फिजिकल शॉक ना लग जाए या उनको कोई डैमेज ना पहुंचे, तो हम जो है वो सॉफ्ट फाइबर ब्रश या फेदर्स, जो बर्ड्स के फेदर है उनका यूज करते हैं ब्रशिंग के लिए, ठीक है, इजिली वहां से हटाने के लिए जो है, ताकि उनको कोई डैमेज ना पहुंचे, हम सॉफ्ट ब्रशेस का जो है वो यूज करते हैं। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑल्सो, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द humidity. For the first instar, we require a temperature of 27 degrees Celsius and the humidity for the 85 डिग्री सेल्सियस फॉर दी सेकेंड इंस्टार। और फर्स्ट के लिए आपको 28 टेम्परेचर चाहिए और 85 to 90 जो है वो आपको ह्यूमिडिटी चाहिए। तो बेटा ये अपने स्टेप्स बहुत अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि कई बार जो है ये स्टेप्स ही आपको पूरे पूछ लेते हैं कि हाउ द चॉकी वॉर्म रियरिंग इज डन। तो जब चॉकी वॉर्म रियरिंग आपसे पूछेंगे तो ये अपने सारे स्टेप्स जो हैं वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। और कई बार इसी तरह से आपको लेट एज रियरिंग जो है वो पूछ लेते हैं, दैट हाउ द लेट एज रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज डन। तो हमने जो है ये वाले स्टेप्स बताने हैं। नाउ इन केस ऑफ द लेट एज रियरिंग, लेट एज रियरिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी? हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जो इंस्टार्स हैं, वो उनकी रेयरिंग को जो है वो हम लेट एज रेयरिंग कहते हैं। चौकी रेयरिंग क्या था? चौकी रेयरिंग वाज द रेयरिंग ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लार्वल स्टेज, राइट? एंड लेट एज रेयरिंग इज द थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ। जो हमारी लार्वल स्टेजेस है, इंस्टार लार्वल स्टेजेस है, उनकी रेयरिंग को हम लेट एज रेयरिंग कहेंगे। तो ये वाले जो हमारे लेट एज रेयरिंग, जो हमारे वॉर्म्स है थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो ये उतने ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है आपके डिजीजेस के लिए और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए, जितने कि आपके फर्स्ट और सेकंड इंस्टार यानी कि चॉकी वॉर्म्स होते हैं। तो थोड़ा सा इनको उतनी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि आपके चॉकी वॉर्म्स को पड़ती है। तो आपके लेट एज रेयरिंग के लिए भी इवन हमें बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं हम चॉकी वॉर्म्स की, सो दे नीड लेस केयर कंपैरिजन टू द चॉकी वॉर्म्स। अब आपको फीडिंग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो वॉर्म का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। दे अटेन a size that is approximately 25 times larger than the original size, and the volume of the worm also increases approximately 29 times. तो इतना ज्यादा जब वॉल्यूम और वेट का इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपर फीडिंग जो है वो करते हैं। एंड we should also use the proper disinfectants and the chemicals which are required time to time. Now what are the different methods, rearing methods, which are used for the rearing of the silkworm? Now, what are the different rearing methods which are used for the rearing of these late age silkworms? First is the tray rearing. We use a sort of tray, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया, आप ट्रे सॉर्ट ऑफ जो है वो यूज करेंगे। ये ट्रे जो है वो वुडन भी हो सकती है, बैम्बू की भी हो सकती है। इसके ऊपर हम जो है वो मलबरी लीव्स जो है वो स्प्रेड कर देते हैं एक इवन लेयर में, और फिर उसके ऊपर आप वर्म्स की जो है वो रेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सारी ट्रेस को जो है हम एक आयरन स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, और उसके ऊपर आप 10 to 12 लेयर्स ऑफ ये जो है वो ट्रेस जो है वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर में अलमीराज या बुक शेल्फ होती है, जिसमें कि आपने लेयर्स जो है वो मेंटेन की होती बुक्स की, तो उसी तरह से हमारा शेल्फ होता है। उस शेल्फ के ऊपर आप 10 to 12 जो है वो लेयर्स के फॉर्म में ये इस तरह की रीडिंग ट्रेस को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ये काफी फेमस है क्योंकि इसमें जो है वो कम स्पेस यूज होता है, और ये आपके मार्जिनल और आपके जो स्मॉल स्केल के फार्मर्स है काफी ज्यादा इस तरह की जो आपकी रेयरिंग टेक्नोलॉजी है, दैट इज द ट्रे रेयरिंग, इसको जो है वो यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ द रेयरिंग टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट इज द शेल्फ और द रैक रेयरिंग। अब ये शेल्फ और रैक रेयरिंग क्या बेटा, इसमें भी हम एक तरह का शेल्फ जो है वो बनाएंगे, लेकिन ये शेल्फ जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ट्रे रेयरिंग में होता है, उसमें हम शेल्फ को जो है वो मूव कर सकते हैं, उसमें नीचे टायर्स लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये रैक रेयरिंग है ये फिक्स्ड होता है और इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपके जैसे इसकी लेंथ की बात करें तो ये 5 फीट तक इसकी लेंथ हो सकती है,
और इसमें आपके 3 to 5 टायर्स, 3 to 5 लेयर्स में जो है वो आप अपने रेयरिंग ट्रेस को अरेंज करते हैं। और इसमें आप पूरी की पूरी शूट को, जो आपकी मलबरी प्लांट की शूट है, वो आप उसको जो है एज फीडिंग के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग ट्रेस के ऊपर जो है अलग अलग जो वर्म्स हैं वो उस तरह से रखने नहीं होते। जो आपके लीव्स हैं वो उनको आपको चॉप करके या आपको लीव्स को जो है वो अलग अलग निकालना नहीं पड़ता। आप पूरे के पूरे शूट को जो है वो रेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो द फ्लोर रेयरिंग, एज द नेम इटसेल्फ इज क्लेरिफाइंग, जो फ्लोर रेयरिंग है उसमें आप एक फ्लोर, किसी रूम का जो फ्लोर जो है वो एज इट इज यूज कर सकते हैं फॉर द रेयरिंग ऑफ द सिल्क मॉथ। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लोर है वो आपका ड्राई हो। तो उसे ड्राई बनाने के लिए और उसको डिसइंफेक्टेंट रखने के लिए हम जो है उसके नीचे आप पूरी की पूरी एक लेयर लगा देंगे लाइम की। ठीक है, लाइम की एक लेयर बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर आप न्यूज़पेपर लगाएंगे और न्यूज़पेपर के ऊपर फिर आप जो है वो अपने वर्म्स को जो है वो रखेंगे, जिससे कि उनकी रेयरिंग इजीली हो जाएगी। नाउ फ्लोर रेयरिंग का फायदा क्या है कि एक तो इससे सिंपल है क्योंकि आपको कोई अपरेटस स्पेशली यूज नहीं करना पड़ रहा है रेयरिंग के लिए, और आप किसी भी फ्लोर को जो है रूम के, जो आपने रेयरिंग हाउस बनाया है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखा है, उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म। लेकिन इसकी यही प्रॉब्लम है कि आपको पूरा जो रेयरिंग हाउस जो आपने बनाया है उसका फ्लोर जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स मोर स्पेस आपको जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह के जो फ्लोर रेयरिंग है ये हमें ज्यादातर कश्मीर में देखने को मिलेगी और कहीं पे चाइना में भी इस तरह के जो है वो आपको रेयरिंग टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल कंडीशन, विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। अलग अलग वॉर्म्स के स्टेजेस के लिए अलग अलग हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी थर्ड स्टार के लिए, यू रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ स्टार देन अ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, एंड इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टार again 24 degree Celsius temperature is required. Similarly, different humidity conditions are also required for the different worms. For example, we have to maintain a humidity of 60 to 70%। इतनी आप अगर आप ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रखेंगे तभी आप सुपीरियर क्वालिटी के आपको कोकून जो है वो अवेलेबल होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी अगर आप ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा हो जाती है, से 80% से ज्यादा अगर आपकी ह्यूमिडिटी रूम में हो जाती है, तो इस तरह की ह्यूमिडिटी से जो है वो बहुत सारे पैथोजेंस के डेवलप होने का जो है वो चांस रहता है। और अगर आप बहुत कम ह्यूमिडिटी रखेंगे तो उससे मोल्टिंग जो है वो इजिली नहीं हो पाएगी। Now the air current, there should be proper ventilation of the rearing house also। ventilation होनी चाहिए, अगर ventilation नहीं होगी तो जो foul air है वो आपकी बाहर नहीं निकल पाएगी। So you should maintain a current of about 0.1 meter per second of the air in the rearing house। Now light, there should be also a proper light। लाइट प्रॉपर का मतलब कि ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। आपके जो सिल्क वॉर्म्स हैं दे प्रेफर द डिम लाइट। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट भी जो है वो सिल्क वॉर्म अवॉइड करते हैं, और इवन डार्कनेस को भी सिल्क वॉर्म जो है वो अवॉइड करते हैं। सो डिम लाइट जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। And the silkworm, that is the late age silkworm, they prefer a photo period of about 16 hours। ठीक है, तो 16 hours जो है हमें लाइट देनी पड़ेगी, बाकी बचे हुए 8 hours जो है वो आपके डार्कनेस के होंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फीडिंग, आपने फीडिंग का कैसे ध्यान रखना है कि हमने फीडिंग जो है वो कब फीडिंग यानी कि जो आपकी लीव्स हैं आपने लीव से कब फीड करना है, मॉर्निंग में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं होता है, आपका एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, उस समय पे हमने फीडिंग जो है वो करनी है। हमने वर्म्स की हमने लीव्स जो है वो उन्हें अवेलेबल करवाने हैं। तो आपके लीव्स जो है वो फ्रेश होने चाहिए, कोशिश करिए कि आपके लीव्स फ्रेश हो, डिजीज फ्री हो, और आपने उनको कूलर आवर्स में जो है वो प्रोवाइड करना है। अब लीव्स जो है वो आपने प्रॉपरली क्लीन करने हैं, और आपने रूम को जो है वो अच्छे से साफ करना है अपनी फीडिंग करने से पहले, और प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी जो है वो आपने मेंटेन करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने बात की थी कि जो आपके
जो चौकी वॉर्म्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल टेंडर और स्मॉल लीव्स देने होते हैं, लेकिन जो हमारे ये लेट एज वॉर्म्स हैं इनको आप जो है थोड़े से मेच्योर लीव्स सच एज द 55 to 65 days old shoots, these are the best for the rearing of the late age worms. तो आपकी फीडिंग जो है बेटे उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पे आपकी वर्म्स जो है उनकी ग्रोथ हो रही है, तो काफी ज्यादा जो है हमें फीड जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द फीडिंग, जो आपकी 4th और 5th स्टेज है, यहां पर हमें फीडिंग जो है धीरे धीरे जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देनी है, सो दैट द वर्म्स दे कैन अटेन द ऑप्टिमम साइज। नाउ द बेड स्पेसिंग, आपने स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग होगी तब भी जो है लार्वा की ग्रोथ जो है नहीं होती है, और लीव्स की जो है बहुत सारी वेस्टेज होती है। अगर आप स्पेसिंग आपकी ठीक होगी, आपका रेयरिंग बेड जो है वो काफी खुला है, तो उससे जो है जो हम आप फीडिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। बेड क्लीनिंग का भी हमें ध्यान रखना है। उसी तरह से बेड क्लीनिंग करते हैं जिसमें जैसे कि हमने चौकी में की थी, तो हम ऊपर नेट बिछा देते हैं, नेट के ऊपर आप फ्रेश लीव्स डाल देंगे, तो नीचे से बेड से जो है वो वर्म्स नेट से बाहर निकल के फ्रेश लीव्स की ओर मूव करते हैं, और आपने जो है वो जो आपका पुराना रेयरिंग बेड है उसके नेट को जो है वो रिमूव कर लेते हैं। अब मोल्टिंग के से हमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा, क्योंकि जिस समय मोल्टिंग होती है उस समय पे आपके जो वर्म्स हैं वो स्किन की शेडिंग करते हैं और फीडिंग नहीं करते, तो आपको डिस्टर्ब जो है उसमें नहीं करना है उनको, और प्रॉपर डिस्ट इन्फेक्टेंट जो है वो आपने यूज करने हैं। उस समय पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट या आपने फ्लक्चुएशंस जो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर है वो जो है वो नहीं होने देनी है। ठीक है, अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में तो आपकी जो मोल्टिंग है वो प्रॉपर नहीं होंगी। हाइजीन भी बहुत बार पढ़ लिया हमने, क्या क्या यूज करेंगे हम, हमारे जैसे मार्केट में अवेलेबल है, सेनेटेक अवेलेबल है, या ब्लीचिंग पाउडर या साक लाइम जो आप वो यूज करेंगे फॉर द हाइजीन ऑफ दिस worms. Now the next and the very important topic is the mountainages. Mountainages or the coconages, what are these? These are the important devices which help and support the silkworm for the स्पिनिंग ऑफ द कोकून्स। ठीक है, तो ये वो आपके डिवाइसेस हैं जहां पर आपके जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो अपनी जो कोकून्स हैं वो बनाएंगे। तो कोकून्स को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर डिवाइसेस जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं, और इन्हीं डिवाइसेस को जो है माउंटेनेजेस या कोकोनेजेस कहते हैं। तो ये कई बार इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन जो है हमें आ जाता है, दैट इज व्हाट इज माउंटेनेजेस। तो आपके जो माउंटेनेजेस या कोकोनेजेस होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए? दे शुड हैव अ प्रॉपर डायमेंशन सो दैट द प्रॉपर स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्पिनिंग ऑफ द कोकून। ठीक है, और आपके इस तरह के माउंटेनेजेस नहीं होने चाहिए जिससे कि आपके डबल या माल फॉर्म्ड या फिल्मसी कोकून्स जो बने। डबल कोकून्स क्या होते हैं कि आपके दो वॉर्म्स जो है वो एक साथ पास पास आ जाते हैं और दो कोकून्स बना देते हैं, एक ही कोकून बनाएंगे। ठीक है, 2 वर्म्स जो है वो सिंगल कोकून बनाएंगे। तो ये जो डबल कोकून होता है ये अच्छा नहीं होता है, इसमें जो थ्रेड की रीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और अमाउंट ऑफ सिल्क जो है वो भी कम होता है। ठीक है, तो डबल कोकून को अवॉइड करना चाहिए आपको। तो इस तरह से जिस तरह की आप माउंटेनेजेस यूज करेंगे उस तरह के जो कोकून्स हैं वो आपके बनेंगे। राइट, और आपके कोकूनेजेस जो है वो इस तरह के भी होने चाहिए जिससे कि आप इजिली कोकून्स को जो है वो रिमूव कर सके, हार्वेस्टिंग कर सके। तो इजी भी होने चाहिए उनकी हैंडलिंग, और ड्यूरेबल भी होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है चीप भी होने चाहिए, बिकॉज सेरिकल्चर इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो हमें जो है वो पैसे का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो लोग इसे यूज करते हैं दैट इज दी सेरिकल्चर को, तो सेरिकल्चर में जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो आपके फार्मर्स हैं, और फार्मर्स जो है फिर इकोनॉमिकली जो है चीजों को यूज कर सकें। तो इस तरह के हमें माउंटेनेजेस जो है वो मिलने चाहिए। सो जो आपके माउंटेनेजेस है ज्यादातर वुड, बैम्बू या कार्डबोर्ड या प्लास्टिक ट्रेस के जो है वो बने होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माउंटेनेजेस इज द चंद्रिका। कि चंद्रिका के ऊपर भी कई बार 2 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाता है। चंद्रिका क्या है? ये एक राउंडेड सा माउंटेनेज है जो कि बैम्बू से बना होता है। एक बैम्बू की मैट होती है, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया भी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द चंद्रिका। तो आपके नीचे बैम्बू की मैट है, उसके ऊपर आपने एक बैम्बू का फ्रेम सा बनाया हुआ है, और स्पाइरल के फॉर्म में जो है वो आप इसमें बैम्बू के जो ये आपने सपोर्ट सिस्टम बनाया है इसको हम अरेंज करेंगे।
और यहाँ पे हम वर्म्स को जब हमें पता लग जाता है कि वर्म्स फीडिंग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अब जब लास्ट स्टेज पे जो आपका फिफ्थ लार्वा है, जब वो फीडिंग नहीं करेगा, इट विल स्टॉप फीडिंग, देन वी विल शिफ्ट दिस वर्म्स इनटू द माउंटेन एजेस। हम माउंटेन एजेस में को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज में जाएंगे, दैट इज द प्यूपा। और वो प्यूपा को जो है वो कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कोकून बनाते हैं। तो कोकून की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, तो प्रॉपर आपके ये एपरेटस जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर चंद्रिका। नेक्स्ट इज दी स्क्रीन टाइप माउंटेन एजेस। वो भी इसी तरह के, कुछ थोड़ा थोड़ा ही फर्क है सब में। तो जैसे ये भी बैम्बू या वुडन प्लास्टिक रीपर्स के बने होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स होंगी, उसके ऊपर आपके ट्रायंगुलर पीक्स जैसे जो है वो आपने लगाए होते हैं। आपके इसी तरह की बैम्बू स्ट्रिप्स हैं लॉन्ग, और उसके ऊपर आपने ट्रायंगुलर लॉन्ग बैम्बू स्ट्रिप्स हैं और ट्रायंगुलर आपने जो है वो पीक्स बनाई हुई है, जिनके बीच में जो है वो आप लार्वा को रख देते हैं, और लार्वा फिर इसके अंदर जो है वो कोकून अपना बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक माउंटेनेजेस। क्योंकि अब जो आपका बैम्बू है वो भी एक प्रोटेक्टेड प्लांट बन चुका है, तो आप कुछ स्पीशीज जो है उसके प्रोटेक्टेड प्लांट्स बन चुके हैं, तो इस केस में हम प्लास्टिक माउंटेनेजेस को भी जो है वो यूज कर सकते हैं, और वो ड्यूरेबल भी होता है और वो इजी टू क्लीन भी होता है। अब आपका जो चंद्रिका है या जो वुडन माउंटेनेजेस है, उसे आपको बचा के रखना पड़ता है, जैसे कि आपके जो रोडेंट्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और वो इतने ड्यूरेबल भी नहीं होते। तो प्लास्टिक माउंटेनेजेस दे आर मोर ड्यूरेबल एंड दे आर ऑल्सो प्रोन टू द attack of the animals such as the rodents. Now the next is the Japanese low cost mountain ranges. Now this type of mountain ranges, they have the longitudinal rods which are attached by means of the cross spokes end to end to the central axis. Central axis के आसपास जो है वो आपके cross spokes हैं, और उससे जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगला आपका दिया हुआ बैम्बू स्ट्रिप माउंटेनेजेस। बैम्बू स्ट्रिप माउंटेनेजेस जो है वो किस तरह का माउंटेनेजेस है, आप जो है वो सिर्फ ये स्ट्रिप्स बनाएंगे। ठीक है। इस स्ट्रिप्स को जो है वो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये जो आपने स्ट्रिप्स बनाई हैं बैम्बू की, इसको आप वुडन फ्रेम के ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप यूनिफॉर्म अगर लेयर बनाए ब्रिक्स की, ईंटों की, तो उसके ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं। जहां पर भी आपके पास एक प्लेन और प्रॉपर स्पेस अवेलेबल हो, उसके ऊपर आप जो है ये बैम्बू के स्ट्रिप्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो बैम्बू स्ट्रिप्स का क्या फायदा है कि एक तो उसकी हैंडलिंग इजी है, क्योंकि जैसे आप पूरा इसको रोल कर लेंगे तो आप उसको छोटे से स्पेस में भी रख सकते हैं। चंद्रिका का ये है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत है, इसको आपको डिसइंफेक्टेंट भी प्रॉपरली करना पड़ता है, और इसको रोडेंट्स बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। बहुत बड़ा ये आपका ट्रे सॉर्ट ऑफ होता है, तो इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो ज्यादातर लोग जो है वो बैम्बू स्ट्रिप माउंटेनेजेस को भी जो है वो यूज करते हैं, जो कि उसको कहीं पर भी किसी भी तरह के सरफेस पे जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बॉटल ब्रश माउंटेनेजेस। बॉटल ब्रश माउंटेनेजेस क्या है, इसमें वी विल टेक अ थिक कोकून जूट फाइबर एंड टू विच द डिफरेंट स्टिक्स, एक मिडिल हमारी कोकोनट जो एक लीव्स की एक आपने एक सेंट्रल एक्सिस बनाई है, उसके आसपास बहुत सारे आप स्ट्रिप्स लगा देते हैं, और उन स्ट्रिप्स में जो है वो आपके वॉर्म्स दे कैन फॉर्म देयर कोकून्स। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक बॉटल ब्रश माउंटेनेजेस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लास्टिक बॉटल ब्रश माउंटेनेजेस। दिस, जहां पर आपके प्लास्टिक के जो आपने ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, अब यहाँ पर जो है कोकून जो है वो वॉर्म्स बनाएंगे। तो देख रहे हैं आप, ये एक नीचे को है एक ऊपर को है, एस शेप में इस तरह से होता है ये। तो यहाँ पर भी कोकून्स जो है वो अपने कोकून्स बना सकता है वॉर्म्स, यहाँ पर भी कोकून्स बना सकता है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी और दोनों तरफ जो है वो इजिली कोकून्स बना सकता है सिल्क फॉर्म, और इससे सिल्क जो है आपका ये कोकून्स को रिमूव करना भी जो है वो इजी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द स्पिनिंग ऑफ द कोकून्स, दैट हाउ यू विल गेट द cocoons after spinning and harvesting, and how you will store the cocoons. तो सबसे पहले हम करेंगे स्पिनिंग ऑफ कोकून्स। कि स्पिनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल, आपको पता है कि जब लार्वल स्टेज खत्म हो जाती है, दैट इज द फिफ्थ इंस्टार जब हमारा बन जाता है, उसके बाद लार्वा दैट स्टॉप फीडिंग एंड इट गोज इनटू इट्स नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज, एंड दैट इज योर प्यूपा।
ठीक है. सो हाउ इट गेट इनटू प्यूपा? इट गेट इनटू प्यूपा बाय द स्पिनिंग ऑफ its silk with the help of the silk gland. So we have started the structure of the silk gland in detail and how it secretes the silk and cover itself with the help of the silk in the pupal stage. Now introduction. First of all, the spinning of the cocoon was explained by Yanagisawa in 1941 and many other workers are also concerned with this related work. Now what is the mechanism? बेटा आपको पता ही है, ये बहुत बार बात बता चुके हैं कि जब लार्वल पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्पिनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. लार्वा दैट स्टॉप फीडिंग एंड इट स्टार्ट स्पिनिंग कोकून अराउंड इटसेल्फ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इट्स नेक्स्ट स्टेज. जो नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा स्टेज है, वो एक डॉर्मेंट स्टेज है जिसमें फीडिंग भी नहीं होती है और अपने आप को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका सिल्क मॉथ है वो एक कोकून बनाएगा और जिसमें आपकी प्यूपल स्टेज जो है वो डेवलप करेगी. तो आपको जब हमारा जो वर्म्स है जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम उनको मूव कर देंगे. नेक्स्ट हमारा जो अपरेटस है दैट इज द स्पिनिंग ट्रेस. इन स्पिनिंग ट्रेस में जो है वो हम स्लैंटिंग पोजीशन में कोकून्स को आपके वर्म्स को रखेंगे फॉर अ शॉर्ट पीरियड. अब कैटरपिलर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने आसपास कोकून बनाना स्टार्ट कर देंगे. यू ऑल नो कोकून बनता किससे है? इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द सिल्क which is produced by the modified salivary glands and it is proteinaceous in nature and when it comes in contact with the air it become hard, right? Variety of cocoons. If we talk about variety, there are different variety of cocoons are formed such as your globular cocoon or the ellipsoid or the peanut shape. Different types of cocoons are formed on the basis of the different types of varieties available and the apparatus. आप किस तरह के माउंटेनेजेस यूज कर रहे हैं, किस तरह की आपकी स्पिनिंग ट्रेस है, वो डिपेंड करता है कि हमारा कोकून की जो शेप है वो किस तरह की हो. जैसे अगर हम बात करें CA आपकी वैरायटी है C124. इसमें जो है वो हेड की रोटेशन कैसी होती है? यू लेटर में होती है. ठीक है, आपका जो हेड है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने सबसे पहले जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको वीडियो भेजा था, तो उस वीडियो में बताया था किस तरह से जो है अपने हेड को जो है वो आपका लार्वा रोटेट करता है और उस रोटेशन से जो है वो प्रॉपर स्पिनिंग जो है वो कोकून की होती है. तो कई जो आपके लार्वे हैं दे रोटेट देयर हेड इन C शेप. Sometime they rotate some varieties they rotate their head in S letter. For example, S लेटर की फॉर्म में कौन रोटेट करेगा? द J124. ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके फॉर्म्स ऑफ दी स्पिनिंग टाइप्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून. नाउ लुक एट द डायग्राम दैट हाउ द पीपल आर हार्वेस्टिंग द कोकून. जिस तरह से हमारी फसल की हार्वेस्टिंग होती है, हमारी जब फसल तैयार हो जाती है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि हमें जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल सके. अब ये जो हमारा सेरिकल्चर है इसमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है? हमारा सिल्क. सो वी हैव टू ऑब्टेन द सिल्क एट द रिक्वायर्ड development stage of the moth of the caterpillar, that is your pupal stage. तो जब pupal stage आ जाएगी तब हम इसकी जो है हार्वेस्टिंग करेंगे हमारे सिल्क की. नाउ प्यूपल स्टेज में भी पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए. एट द 6th डे जनरली द हार्वेस्टिंग इज डन एट द 6th डे. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कोकून है वो रेडी है और हमें इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी है? तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोकून होता है उसको कट करते हैं बीच से हमारे पास ये कोकून है, इस कोकून को ब्लेड से या किसी शार्प हम ऑपरेटर से कट करते हैं और कट करने पे हमें पता चल जाता है कि अगर इसके अंदर का जो कैटरपिलर है, अगर वो कैटरपिलर आपका क्रीमिश कलर का हो, दैट मीन्स प्यूपा आपका थोड़ा क्रीमिश कलर का हो या कैटरपिलर ही स्टेज पे हो अभी, तो दैट मीन्स योर कोकून इज नॉट रेडी. कोकून जो है वो रेडी नहीं है. लेकिन अगर इसके कट करने पे आपको प्यूपा जो है वो ब्राउनिश कलर का नजर आए, दैट मीन्स योर कोकून इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. इसी तरह से आप जैसे हमारे पास ये बहुत सारे कोकून्स हैं, हम कुछ एक कोकून्स को काट के देखेंगे, अगर अंदर का प्यूपा जो है वो ब्राउनिश कलर का आपको नजर आता है, दैट मीन्स योर cocoons are ready to be harvested and ready to get the silk out of them. Now this is mostly done on the 6th day. ज्यादातर जो स्पीशीज है उसमें 6th डे जो आपका डेवलपमेंट स्टेज है प्यूपा का, वहां पर आपको ये हार्वेस्टिंग जो है वो इजिली कर लेते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? डिफरेंट मेथड्स जो है हम यूज करते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द माउंटेनेजेस वी यूज. किस तरह के आपने माउंटेनेजेस यूज किए हैं उसके ऊपर काफी हद तक हमारा जो हार्वेस्टिंग मेथड है वो डिपेंड करता है. अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो चंद्रिका
जो आपका राउंड स्पायरल बैम्बू माउंटेनेज था उसको यूज करते हैं, तो उसमें से बिल्कुल सिंपल सी हार्वेस्टिंग हो जाती है। देख रहे हैं आप, दिस इज द डायग्राम शोन इन योर बुक। दीज आर द डिफरेंट कुकून्स विच हैव बीन सेटल्ड ऑन द माउंटेन एजेस। सो इजिली हाथ से ही हैंड से ही जो है मैनुअली हम कुकून्स को जो है यहाँ से रिमूव करते हैं। देख रहे हैं आप, बास्केट में यहाँ पे कुकून्स भर के जो है इस आदमी ने रख लिए हुए। इसी तरह से आपके प्लास्टिक जो आपके माउंटेन एजेस है वहां पर भी आप इजिली हैंड पिकिंग मेथड से जो है वो cocoons को निकाल सकते हैं। Now the next type is the rotary cupboard mountainage। ये जो आपका rotary cupboard mountainage है बेटा, this is a specialized mountainage जिसमें आपने मशीन की हेल्प से, मशीन जैसे आपको ध्यान है हमारी फसल काटने के लिए हमारा हार्वेस्टर आता है, ठीक है, तो उसी तरह से आपके सिल्क कोकून्स को निकालने के लिए भी एक हार्वेस्टर आता है। उस हार्वेस्टर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द माउंटेनेज विच इज द रोटरी कार्डबोर्ड। तो रोटरी कार्डबोर्ड माउंटेनेज को हम इजिली हार्वेस्टर की हेल्प से जो है उसमें से कोकून्स को जो है वो निकाल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कोकून हार्वेस्टिंग सेंटर, हमारा जो कोकून हार्वेस्टिंग सेंटर है जो हमारा बेसिकली जो सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए, वेयर द सेंटर सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन मैसूर। तो ये वैसे आपको बाद में भी आएगा लेकिन ये कई बार वन वर्ड में पूछ लेते हैं। तो मैसूर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, ये जो रिसर्च सेंटर है कि डिफरेंट डिफरेंट अपरेटस डेवलप करते रहते हैं जिसकी वजह से हम जो है इजिली हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून जो है वो कर लेते हैं। नाउ कोकून हार्वेस्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आयरन या वुड का बना होता है और इसके यूज से आप इजिली जो है कोकून्स निकाल लेते हैं। इसमें पैग लाइक रिजेस होते हैं जिसमें कि आप होल्स होते हैं और उस होल्स में आप रोटरी माउंटेनेज को फिट कर देते हैं और वहां से इजिली कोकून्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज कोकून डिफ्लॉसिंग? दिस इज ऑल्सो आस्क्ड समटाइम इन 2 words, 2 marks। सो व्हाट इज कोकून डिफ्लॉसर? कि जब हमारा कोकून जब आपको मिलेगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसके आसपास थोड़े से जो है ग्लॉसी लेयर, थोड़ा सा ग्लॉसी लेयर, सॉफ्ट या लूज सिल्क फिलामेंट्स होते हैं, उसे हम फ्लॉस कहते हैं। तो वो जो लूज सिल्क फिलामेंट्स है उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि आपको एक प्रॉपर कोकून जो है वो मिल सके। सो दिस रिमूवल ऑफ द ग्लॉसी और द सॉफ्ट लेयर फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड एज द डीफ्लॉसिंग। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप डीफ्लॉसिंग जो है वो आपको पहले करना पड़ता है जब आपने कोकून की स्टोरेज करनी है या कोकून को कहीं और पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उससे पहले ही हमें जो है उसकी डीफ्लॉसिंग करनी पड़ती है। तो डीफ्लॉसिंग करने के लिए आइदर इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ब्रश और इट इज समटाइम डन विद द हेल्प मैनुअली एंड समटाइम इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल रन कोकून डीफ्लॉसर। एक मशीन भी होती है जिसे आप कोकून डीफ्लॉसर कहेंगे, इससे आपकी डीफ्लॉसिंग जो है वो काफी फास्टली हो जाती है। तो डीफ्लॉसिंग इज मस्ट फॉर द obtaining of good cocoon. Now the deflossing is not recommended as it is the time consuming and intensive। और कुछ कई बार जो है डीफ्लॉसिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको इसको टाइमली करना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेबर नहीं है तो हम मशीन्स के यूज से जो है वो डीफ्लॉसिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी कोकून ड्राइंग। अब आपके पास कोकून आ चुके हैं, हमने कोकून्स हार्वेस्ट कर लिए हैं अपनी माउंटेनेजेस से। अब उनकी हमने ड्राइंग कैसे करनी है? ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो आपके कोकून बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाएंगे और उससे अच्छी क्वालिटी का सिल्क जो है वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कोकून जब हम ड्राई करते हैं तो उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली प्यूपा में 75 to 79% जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एंड यू हैव टू रिड्यूस दिस मॉइस्चर कंटेंट अप टू 7 to 13%। तो यहां से लेके यहां तक मॉइस्चर कंटेंट आपने कम करना है। तो इसके लिए आप डिफरेंट मैथड्स जो है वो हम यूज करते हैं। डिफरेंट मेथड्स की बात करें, सबसे पहले आ गया आपका सन ड्राइंग, कि आप कोकून्स को जो है वो एक लेयर के फॉर्म में जो है वो रख देंगे सन ड्राइंग के लिए, विच इज डन फॉर 2-3 days, बट इट हैव अ problem that your silk fibers they are highly sensitive to UV rays। जो सन में UV rays present होती है, they may change the color of this silk fiber, so it is not recommended। तो सन ड्राइंग आप तभी करेंगे जब आपके पास और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज सन ड्राइंग को रेकमेंड ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, नो डाउट इट इज वेरी फेमस, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का और सिल्क की अगर कलर को मेंटेन कर रखना चाहते हैं तो सन ड्राइंग अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज दी स्टीम
स्टिफिंग, स्टीम की मदद लेंगे आप जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में हम ऐसे करते हैं कि कोकून्स को जो है वो स्टीम चैम्बर, एक प्रॉपर स्टीम चैम्बर्स बनाए होते हैं, उसके अंदर आप कोकून्स को रख देते हैं और आपका उसके अंदर का प्यूपा जो है वो 30 मिनट्स में मर जाता है। एंड देन आप उसको प्रॉपरली जो है वेल एरिएटेड शेल्फ्स में रखेंगे और आप सन ड्राइंग नहीं करेंगे, शेड में ड्राइंग करेंगे फॉर दी 3-4 डेज। तो ये भी आपका एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट इज दी हॉट एयर मेथड। आप जो है अपने कोकून्स को ट्रेज में रख देंगे और उन ट्रेज के ऊपर आप एक हॉट एयर जो करंट है वो मेंटेन रखेंगे और उस हॉट एयर करंट की मदद से जो है वो आपका प्यूपा मर जाएगा और जो आपका कोकून है उसका अप्रोप्रिएट मॉइस्चर आपको कंटेंट जो है मिल जाएगा। लेकिन आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ थर्मोस्टैटिक कंट्रोल टू नोट द टेम्परेचर, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मेथड सो यूज्ड इज योर चलो आपकी बुक में इतना ही दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज द कोकून स्टोरेज। आपके पास आपके कोकून्स आ चुके हैं तो आपको उसको किस तरह से स्टोर करना है। अगर आपकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगी तो कोकून्स जो है वो आपके जल्दी ही खराब हो जाएंगे और उससे आपके सिल्क जो है वो ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द कोकून स्टोरेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम शुड बी देयर फॉर द स्टोरेज ऑफ द कोकून। इट हैव फ्यू नंबर ऑफ द विंडोज, और अगर विंडोज होती भी हैं तो वो ऊपर होनी चाहिए, जिससे जो है वो थोड़ी सी वेंटिलेशन होती रहे, लेकिन ज्यादा वेंटिलेशन हमें नहीं करनी है क्योंकि जब एयर अंदर आती है तो ह्यूमिडिटी भी जो है वो साथ में आती है। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर मैश होना चाहिए क्योंकि प्रेडेटर्स या पेस्ट जो है वो यहाँ से आ सकते हैं। तो काफी हाई विंडोज और मैश वाली विंडोज जो हमको यूज करनी है। अब आप देख रहे हैं हमारे कंटेनर्स हैं, यहाँ कंटेनर्स में ट्रेज में आपने जो है कोकून्स को रखा हुआ है। तो कोकून्स को रखने के लिए हम मोस्टली बेटा कोकून्स को जो है वो कवर कर देते हैं या तो प्लास्टिक से या किसी क्लॉथ से। प्लास्टिक से इसलिए हम कवर करेंगे या क्लॉथ से, सो दैट द मॉइस्चर जो है वो इसमें ना आ सके। मॉइस्चर के आने पर जो है वो सिल्क की क्वालिटी खराब हो जाएगी और आपको अच्छी क्वालिटी का सिल्क जो है वो मेंटेन नहीं हो मिल पाएगा। ठीक है। नाउ जो आपका ये स्टोर हाउस है कोकून्स को स्टोर करने के लिए, इसकी वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक होनी चाहिए ताकि जो यहाँ पर ज्यादा लाइट भी अंदर ना आ सके और ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर का भी जो है वो ज्यादा इफेक्ट जो है वो ना हो सके। आपका जो ये रूम है इट शुड हैव प्रॉपर सीलिंग एंड फ्लोरिंग, और इसमें वुडन पैनलिंग अगर हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि जो वुडन पैनलिंग है उससे होने से अंदर टेम्परेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं होती है, राइट। एंड ये जो बैग्स हैं देख रहे हैं आप, बैग्स को हमने पाइल्स में रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा है। ऐसे अपने इकट्ठा करके झुंड लगा के या एक हीप बना के जो है वो कोकून्स का नहीं रखना है, उससे भी कोकून्स जो है वो खराब हो जाएंगे। तो प्रॉपर लेयर के फॉर्म में आपने एक के ऊपर एक जो लेयरिंग करनी है और उसको आप बड़े कंटेनर में इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जिससे कि कोकून्स आपके प्रॉपरली जो है वो रह सकें। अब आप देखें नीचे यहाँ पर आप जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है प्रॉपरली करते रहेंगे टाइम टू टाइम ताकि कोई पेस्ट या प्रेडेटर्स जो है यहाँ पर ना आ सके। नाउ इफ द मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो आपका जो कोकून है उसके खराब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो आपका मॉइस्चर हो। खराब क्यों होंगे? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है बेटा तो उसमें आपकी फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इजिली हो जाती है। तो इसलिए हमें ह्यूमिडिटी का जो है वो बहुत ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पे ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ये आपने अच्छे से कर लेना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एक बड़े क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।